तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये होता क्या है, एक इक्वेशन लेंगे हम लोग और एक इक्वेशन ही दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सबसे पहले तो। ठीक है, अभी इसके आइडिया का ओरिजिन क्या है, हमें पता अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लू तो उसकी इक्वेशन लीनियर होती है, बेसिकली उसकी इक्वेशन 1 डिग्री की होती है, हाँ या ना। तो लेट्स से सपोज यहां पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं और यहां पे मैं दूसरी स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं। ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है L1 इक्वल टू 0, दूसरे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है L2 इक्वल टू 0। L1 का मीनिंग क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो उसको मैं कंबाइंडली उसे L1 बोल रहा हूं मैं। सिमिलरली L2 का मीनिंग क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सही बात है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, लेट से मैं दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों के राइट हैंड साइड में दोनों के मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। यहां पे मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मैंने 0 रहने दिया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, L1 क्या है मेरा, L1 ऐसी इक्वेशन है, अभी ये सारे येलो कलर वाले जो भी पॉइंट्स है ना, वो L1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और ये ब्लू कलर वाले मतलब ये वाले जो भी पॉइंट्स है ना, ये L2 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सही बात है। तो अगर बेसिकली तो ये वाली जो इक्वेशन है, कहना है ये वाली ऐसी इक्वेशन है जो इन दो स्ट्रेट लाइंस पे जो भी पॉइंट्स लाई करके उनकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या ना। सो बेसिकली ये आइडिया है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ओरिजिन का। समझ में आ रहा है। ओके, तो अभी हमें प्रॉपरली स्टडी करना। अच्छा, ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, L1 एक लीनियर इक्वेशन है, L2 एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कौन सी इक्वेशन मिलेगी मुझे बेसिकली एक सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी। सेकंड डिग्री इक्वेशन मतलब जिसका डिग्री 2 है। समझ में आ रहा है। सो या एक सेकंड डिग्री इक्वेशन अपनी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब वो दो स्ट्रेट लाइंस को एक ही इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेगा। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली इसकी थ्योरी, इसकी प्रॉपर थ्योरी। तो प्रॉपर थ्योरी समझने के लिए ये कर लो, सबसे पहले हम लोग इसका एक स्पेशल कैटेगरी लेंगे, उसे होमोजीनियस इक्वेशन बुलाते हैं हम लोग। तो सबसे पहला फंडा है, उस फंडे का नाम है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये लिख लेना, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये बात मुझे बताओ, होमोजीनियस इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, पता है किसी को, हाँ या ना। होमोजीनियस का मीनिंग होता है सारे टर्म्स की डिग्री सेम है। यहां पे मैं एक होमोजीनियस का इक्वेशन लिख देता हूं, लेट से मेरी ऐसी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर। तो कहना है यहां पे अगर मैं कोई भी टर्म लू, उसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, ये x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, 1 इंटू 1 इसका डिग्री 2 बन गया, इसकी भी डिग्री 2 है। सो ईच एंड एवरी टर्म हैज द सेम डिग्री। ऐसी इक्वेशन को हम लोग बुलाएंगे होमोजीनियस इक्वेशन। समझ में आ रहा है, आया ना। ठीक है, ओके। अभी दूसरा काउंटर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सपोज ये ऐसी इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है। हाँ है क्या शरण्या, नहीं। ठीक है, इसका डिग्री 2 है, इसका 1 है, इसका डिग्री 0 है। तो यहाँ पे बेसिकली सारे टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, उन्हें हम लोग बुलाते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। तो होमोजीनियस इक्वेशंस का फंडा क्लियर है। अभी यही चीज हम लोग स्ट्रेट लाइन में यूज करेंगे, याद देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो करेंगे कि हम लोग सबसे पहले दो स्ट्रेट लाइंस लेंगे जो ओरिजिन से पास करते हैं। तो जो स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास करते हैं, कहना है मैं उनकी इक्वेशन लिख सकता हूँ y इक्वल टू mx की फॉर्म में, बिकॉज उसका c तो 0 होता है, हाँ या ना। ओके, तो दोनों का y इंटरसेप्ट 0 है, तो एक की इक्वेशन मैंने लिख ली y इज इक्वल टू m1x, दूसरे की इक्वेशन लिख ली मैंने y इज इक्वल टू m2x। दोनों के बस स्लोप में डिफरेंस होगा ना, बाकी c की वैल्यू तो 0 है दोनों की, हाँ या ना। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं m1x माइनस y इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं m2x माइनस y इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अभी मैं इनकी कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो।
राइट हैंड साइड में 0 रख के बाकी मल्टीप्लाई करना है हमें, सही है। तो यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा मेरा m1x माइनस वाई टाइम्स m2x माइनस वाई। ये चीज मेरा 0 के बराबर आ रहा है, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स है ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हाँ या ना? तो बेसिकली अभी इन दो स्ट्रेट लाइन में से मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं, अगर सपोज मैं यहां वाला एक पॉइंट उठा रहा हूं तो मेरा ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां पे कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई को एनीवेज आंसर तो 0 ही आएगा ना। तो कहना है ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले लाइन पे कोई भी पॉइंट उठाऊं, अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो कहना है ये दोनों लाइंस पे कोई भी पॉइंट अगर मैं चूज करूं वो मेरे इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हाँ या ना? हाँ। तो कहना है ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी इक्वेशन आ रही है ये दोनों लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है। इतना क्लियर है? अच्छा, अभी जरा इन्हें सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा मेरा m1 इंटू m2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा माइनस m1xy, फिर यहां से आ जाएगा माइनस m2xy, फिर हमारा आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है? तो अभी इसे मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मेरा आ रहा है m1 इंटू m2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, उसके बाद मैं बेसिकली माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे बचेगा m1 प्लस m2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है। हाँ। अभी कहना है से ये मेरी एक होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है। सारे टर्म्स यहाँ पे कोई भी टर्म देखो उसकी डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर की डिग्री 2, एक्स वाई की डिग्री 1 प्लस 1, एक्स की 1 वाई की 1 तो 1 प्लस 1 2, अगेन वाई स्क्वायर की डिग्री भी 2। तो ये मेरे एक होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है। तो फंडा ये है कि अगर मेरे दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास करते हैं, अगर मेरे दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास करते हैं तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है। समझ में आ रहा है? इतना लिखो सबसे पहले तो। अभी देखो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक जनरल होमोजीनियस इक्वेशन लिखूंगा। मेरी जनरल होमोजीनियस इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो मैंने लिखी है ये मेरी जनरल होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ 2 डिग्री, ऑब्वियसली ऑफ सेकेंड डिग्री। अभी मुझे जो आंसर आ रहा है, लेट्स से मैं इसे इक्वेशन 1 बोलता हूं, और जो मेरी जनरल होमोजीनियस इक्वेशन है ना मैं इसे इक्वेशन 2 बोलता हूं, ठीक है। अभी कहना है से दोनों के दोनों इक्वेशन एक्चुअली एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों इक्वेशंस एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी दोनों इक्वेशंस सेम होते हैं हम लोग क्या करते हैं, डू वी इक्वेट द कोएफिशिएंट्स? क्या हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं? हाँ। हाँ। लेट से मेरी यहां पे ये इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मेरी दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या दोनों इक्वेशन सेम है अलग अलग है? अलग है। ये दोनों इक्वेशंस अलग अलग सेम है। है ना? हाँ, सेम है ना? दोनों सेम सेम है ना? इक्वेशन है। मैंने ऊपर की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो कहना है से दोनों इक्वेशन एक्चुअली एक ही इक्वेशन है। तो क्या मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकता हूँ? ये 6 इक्वल टू 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4 2 इक्वल टू 1, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो इवन दो अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो हम लोग कोएफिशिएंट्स को इक्वेट नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, कहना है से मैं उनके रेशियोज को तो इक्वेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपका जो 3/6 है वो इक्वल रहेगा -4 और -8 के, वो इक्वल रहेगा 1/2 के, हाँ या ना? तो जब भी दो इक्वेशन सेम होते हैं वी कॉल इट कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो कंपेयरिंग का मतलब होता है उसके जो रेशियोज है ना उसके कोएफिशिएंट्स के रेशियो को हम लोग इक्वेट करते हैं। तो यहां पे मैं सिंपली लिखूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
आई विल राइट हियर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? कहने से उनके जो कोएफिशिएंट्स के रेशियो है वो रेशियोज को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो यहां पे सबसे पहले तो क्या मिलेगा? m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स अपॉन a इज इक्वल टू, यहां पे क्या रहेगा? माइनस ऑफ सम ऑफ स्लोप्स m1 प्लस m2 अपॉन 2h इज इक्वल टू, यहां पे क्या रहेगा? 1 अपॉन b। समझ में आ रहा है? ओके तो यहां से बेसिकली हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला? सबसे पहले देखो, मैं इन दो इक्वेशन को एक बार कंबाइन करूंगा, इन दो इक्वेशन को एक साथ लूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आई विल राइट m1 इंटू m2 अपॉन a जो है ये 1/b के बराबर है, और माइनस m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 अपॉन 2h ये भी 1/b के बराबर है। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो यहां से मुझे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या मिल रहा है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स? कहने से वो a अपॉन b है। और व्हाट इज सम ऑफ स्लोप्स? कहने से माइनस 2h अपॉन b है। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो बेसिकली यहां से हमें एक्चुअली फॉर्मूलाज आ रहे हैं। फॉर्मूलाज क्या है बेसिकली? यहां पे मैं लिख ही देता हूं। इफ द होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 represents pair of straight lines। अगर वो होमोजेनियस इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दोनों के दोनों ओरिजिन से पास करते हैं, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन है। ठीक है, देन सम ऑफ स्लोप्स। अब जब कौन से इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनके जो सम ऑफ स्लोप्स है m1 इंटू m, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है? a बाई बी के बराबर, और जो सम ऑफ स्लोप्स है m1 प्लस m2 वो किसके बराबर है? माइनस 2h बाई बी के बराबर है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। इसका डेरिवेशन क्या था, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये समझ में आया प्रॉपरली एकदम? हाँ। लिखो चलो इसको। बेसिकली अपना ये क्वेश्चन है 3x प्लस 8xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या करेंगे? सबसे पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से 3, h का वैल्यू क्या है? 4, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होता है हमें, और b का वैल्यू क्या है? -1। समझ में आ रहा है? तो ये जो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 ये a बाई बी के बराबर है। तो ये चीज एक्चुअली -3 के बराबर होनी चाहिए। और जो सम ऑफ स्लोप्स है m1 प्लस m2 ये किसके बराबर होना चाहिए? -2h बाय b के बराबर होना चाहिए। तो माइनस इंटू 2 इंटू एच कितना हो जाएगा? -8 अपॉन b क्या है मेरा? -1। तो ये चीज एक्चुअली 8 के बराबर आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहां से m1 को मैं लिख सकता हूं 8 माइनस m2, वो चीज मैं यहां पे डाल दूंगा। तो m2 टाइम्स 8 माइनस m2 ये चीज -3 के बराबर है। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगा? 8m2 माइनस m2 का स्क्वायर, ये चीज -3 है। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? m2 का स्क्वायर माइनस 8m2 -3 इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? हाँ। तो ये प्रॉपर्ली सॉल्व हो रहा है क्वाड्रेटिक, मतलब फैक्टराइज होके? नहीं। तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे हम लोग? m2 किसके बराबर होगा? -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ रहा है ये? 76। अच्छा, तो यहां से बेसिकली m2 आ रहा है तो m1 भी आ जाएगा। हाँ या ना? m1 तो बस माइनस है ना, 8 माइनस रूट। हाँ ठीक है। हम्म। ओके, तो बेसिकली एक बार स्लोप आ गया तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है मेरी? एक इक्वेशन होगी y इक्वल टू m1x, दूसरी इक्वेशन होगी y इक्वल टू m2x। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट ये देख लो, मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। देखो,
कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रही है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। सिंस ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है। समझ में आ रहा है? हाँ दोनों के दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं, देखो। ठीक है, नोट डाउन करो इतना, चलो। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से। तो अभी इसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है। उसके बाद मैंने दो ऐसे स्ट्रेट लाइंस बनाए हैं जो मेरे ओरिजिन से पास करते हैं, और उन्हीं के पैरेलल एक दूसरा पैर बनाया है मैंने। अभी देखो, ये जो पिंक वाली लाइन है यहाँ पे पिंक वाली लाइन के पैरेलल है, ये जो ब्लू वाली लाइन है यहाँ पे ब्लू वाली लाइन के पैरेलल है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ है ना? ठीक है, लेट से इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x और इसका इक्वेशन है y इक्वल टू m2x। हाँ है ना? अच्छा, अपनी जो ये वाली लाइन है पिंक वाली, ये तो पैरेलल है ना एक दूसरे को, तो कहना है इसका स्लोप भी m1 रहेगा। हाँ तो मैं इसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू, कहना है आई कैन राइट m1x प्लस c1। इसका कुछ तो, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0 तो नहीं होगा, लेकिन बाकी कुछ तो हो सकता है ना। तो इसकी इक्वेशन ये लिख ली। सिमिलरली ये वाली मेरी लाइन और ये वाली मेरी लाइन, ये दोनों पैरेलल है, आया ना? तो बेसिकली अगर मैं इनको कंपेयर करूं, आई मीन तो कहना है मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। हाँ है ना? ठीक है। अच्छा, अभी लेट से इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट से इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है m कॉमा n। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है m कॉमा n। अच्छा, इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी? अभी ये जो स्ट्रेट लाइंस है ना, इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है मुझे। ठीक है, तो कहना है मुझे इन दोनों के इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रॉपरली, तब जाके मैं इनकी कंबाइंड इक्वेशन लिख सकता हूं। ऑल्सो ये जो m और n की वैल्यू है ना, ये मैं एक्चुअली इवेल्युएट कर सकता हूं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो जरा मुझे m और n की वैल्यू इवेल्युएट करके बता सकते तुम लोग, ये m1 और c1 के टर्म्स में? जल्दी से बताओ चलो। देखो क्या करेंगे, इससे इक्वेशन 1 ले लेंगे और इससे इक्वेशन 2 ले लेंगे। सही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 माइनस 2 कर दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा LHS तो कट रहा है मेरा, RHS में क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 टाइम्स x, सही बात है, प्लस c2 माइनस c1 रहेगा। हाँ या ना? तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, बहुत इजीली हम लोग बोल सकते हैं c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। हाँ या ना? तो ये बेसिकली अपने इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है, c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1 कॉमा। ठीक है। अच्छा, यही x अगर मैं किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, मुझे y मिल जाएगा। कितना आ रहा है y? m1 m1 into c1 minus c2 upon m2 minus m1। तो ये तो बहुत इजी है ना, बेसिकली दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली ही सॉल्व किया है, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। हाँ या ना? हाँ ठीक है, अभी देखो, अभी मैं इन दो इक्वेशंस की कंबाइंड इक्वेशन लिखूंगा। तो मेरी पहली इक्वेशन क्या है, m1x माइनस वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मेरी दूसरी इक्वेशन क्या है, m2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो कहना है मुझे इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके आया जाएगा मेरा m1x माइनस वाई प्लस c1 टाइम्स m2x माइनस वाई प्लस c2। इस चीज को मैं 0 को इक्वेट कर दूंगा। हाँ या ना? हाँ तो कहना है ये जो मुझे इक्वेशन आ रही है, ये इन दो स्ट्रेट लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है। सही है। अच्छा, अभी जरा बड़ा काम है अपना मल्टीप्लाई करना, तो इनको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2
m1 इंटू एम टू टाइम्स एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस m1 xy, सही है ना, माइनस m1 xy, हाँ हाँ देन वी हैव प्लस m1 c2 इंटू एक्स, सही बात है। उसके बाद सेकेंड टर्म मुझे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, माइनस m2 xy, उसके बाद माइनस प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस c2y, देन फाइनली ये c1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस m2c1x, देन यहाँ पे माइनस c1 टाइम्स y, ठीक है, देन वी हैव प्लस c1c2, सही किया है ना मैंने, दिस थिंग इक्वल टू 0, हाँ इतना क्लियर है। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, मैं टर्म्स को कंबाइन करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है क्या, यहाँ पे नहीं है, एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है, तो मैं यही ऐसे का ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा, m1 इंटू m2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक्स वाई के कौन से टर्म्स है, कहना है ये एक्स वाई का टर्म है और ये एक्स वाई का टर्म है, हाँ या ना, और कोई एक्स वाई का टर्म है नहीं, तो इनको मुझे कंबाइन करना पड़ेगा, क्या बनेगा मेरा, माइनस m1 प्लस m2 टाइम्स एक्स वाई, हाँ या ना, हाँ ठीक है। फिर वाई स्क्वायर का एक ही टर्म है मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्लस वाई स्क्वायर, सही बात है। अच्छा, फिर अभी x के कौन से टर्म्स है, कहना है एक तो ये मेरा x का टर्म है और ये एक मेरा x का टर्म है, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, प्लस क्या है m1c2 प्लस m2c1, m1c2 प्लस m2c1 टाइम्स x, और y के कौन से टर्म है, ये दोनों मेरे y के टर्म्स है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, क्या हो जाएगा माइनस c1 प्लस c2, c1 प्लस c2 टाइम्स y, उसके बाद कांस्टेंट टर्म तो एक ही है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ सीज, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस c1 c2, ये चीज मेरा 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, हम्म, हाँ या ना, हाँ इतना एकदम प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है ना। अच्छा, हाँ अभी ये इक्वेशन कहना है ये इक्वेशन होमोजीनियस है, कैन यू क्लेम दैट दिस इक्वेशन इज नहीं एक्चुअली होमोजीनियस इक्वेशन, नहीं नहीं, क्यों, बिकॉज देखो इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 2 है, इस टर्म की डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे x⁻1 ही है ना, फिर इस वाले टर्म की भी डिग्री 1 है, ये c1 c2 की डिग्री क्या है, 0 0, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इट्स नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन। सबसे पहले इतना तो समझ में आ रहा है ना। हम्म अच्छा, अभी बेसिकली ये देखो, अच्छा ये इतना पोर्शन देखो, ये देख के क्या याद आ रहा है तुम्हें, होमोजेनियस इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन, जो हमें होमोजेनियस इक्वेशन आ रही थी, कहना है इस केस में इसका एक पार्ट तो उतना ही आ रहा है, इसका होमोजेनियस पार्ट तो वही आ रहा है, सही है। अच्छा, अभी से जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कंपेयर करेंगे। मेरी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, सही है। ये क्या है मेरी, ये है मेरी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, हम्म, इतना समझ में आ रहा है, हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ ठीक है। अभी कहना है ये ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन एक्चुअली सेम चीज रिप्रेजेंट करती है, नहीं हाँ, नहीं नहीं क्यों नहीं, रेशियो रहेगा मैं बोला सेम चीज रिप्रेजेंट करती है ना, बेसिकली नीचे वाली जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, इट कैन रिप्रेजेंट अदर इक्वेशंस एज वेल, अदर कर्व्स एज वेल, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी हो, बट मैं अभी बोलूंगा कि जो नीचे वाली जो इक्वेशन है ना मेरी, ये मेरी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो सिंस ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहना है मैं इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वेट कर सकता हूं अभी, हाँ या ना। हाँ तो यहां से मैं क्या करूंगा, मैं कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल करूंगा, तो क्या आएगा मेरा m1 m2 अपॉन a
इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस m2 अपॉन 2h इज इक्वल टू 1 अपॉन b इज इक्वल टू x का अगर मैं देखूं तो m1 c2 प्लस m2 c1 द होल अपॉन 2g इज इक्वल टू क्या रहेगा माइनस ऑफ c1 प्लस c2 अपॉन 2f प्लस c1 c2 बाई c। ये चीज 0 के बराबर होगा, हाँ या ना? सही है। तो कहना है इससे हम लोग एक्चुअली वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली सिर्फ ये होमोजीनियस के पार्ट से मुझे m1 और m2 का वैल्यू मिल जाएगा। सिर्फ ये होमोजीनियस के पार्ट से मुझे m1 और m2 का वैल्यू मिल जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। आपका जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी कंबाइंड इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको निकालना होगा उनकी सेपरेट इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस की। तो करेंगे क्या हम लोग, ऐसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले जो होमोजीनियस वाला पार्ट है, वो होमोजीनियस वाले पार्ट से हमें m1 और m2 का वैल्यू मिल जाएगा। ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, हाँ या ना? हाँ। सही है। बेसिकली आपका m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या रहता है, a अपॉन b के बराबर होता है। सही है। और आपका सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है, ये माइनस 2h बाई बी के बराबर होता है, हाँ या ना? अभी मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा और उससे कहना है से मुझे m1 और m2 के वैल्यूज मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ। अभी बचा क्या, अगर c1 और c2 मिल गया तो मेरा काम हो गया। अगर c1 और c2 इवेल्युएट कर लिया मैंने तो कहना है से मेरा काम हो गया। वो मुझे कहां से मिलेगा, वो मुझे यहां से मिलेगा। बेसिकली सबसे पहली इक्वेशन क्या होगी मेरी, सबसे पहली इक्वेशन ये होगी कि m1 c2 प्लस m2 c1, ये चीज मेरी 2g बाई बी के बराबर होगी। ये दोनों को कंबाइन कर रहा हूं मैं। सही है। उसके बाद ये मेरा पहला इक्वेशन बनेगा, इसमें मुझे m1 और m2 नोन है। ठीक है, इसमें मुझे m1 और m2 नोन है। उसके बाद मेरा c1 प्लस c2 किसके बराबर होगा, मैं इसे और इसे कंबाइन करूंगा। कहना है ये मेरा माइनस 2f बाई बी के बराबर होगा। ये इसे और इसे कंबाइन कर रहा हूं मैं, ये मेरी इक्वेशन 2 बन जाएगी। अच्छा, मुझे m1 और m2 पता है और ये सब तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है। कहना है इन दो इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं c1 और c2 निकाल सकता हूं, हाँ। हाँ या ना? हाँ। सही है। अच्छा, अभी ये जो लास्ट इक्वेशन मिल रही है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी तो एक टर्म बच रहा है ना। बेसिकली इसका ये सिग्निफिकेंस है कि सारे जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री वोंट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो हमें बेसिकली यहां से जो c1 c2 का वैल्यू आएगा ना, वो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। दिस इक्वल टू दिस रेशियो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया कि एक्चुअली इक्वल करना है, और यहाँ पे मैंने जीरो क्यों किया पता नहीं। ठीक है, अगर वो मेरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर रही है और ना करने के बावजूद अगर मैंने ये सब कुछ कर दिया तो मेरा बेसिकली जो c1 c2 के वैल्यू आएंगे वो इसे मैच नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये जो है ना, ये एक चेक करने का मेथड है कि c1 इंटू c2 बाई c अगर 1 बाई बी के बराबर है, मतलब मेरे m1 m2 c1 c2 की वैल्यू बराबर है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए इतना समझ में आया। तो फिर अच्छा, बाकी सेकंड डिग्री इक्वेशन। वो सब बाद में बताता हूँ मैं, उसके जनरल एक थ्योरी है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एक थ्योरी है, और इसके बाद बताऊंगा मैं। अभी के लिए इतना समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हाँ। अगर मैं आपको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दूं तो कहना है उस इक्वेशन से क्या तुम लोग मुझे दोनों स्ट्रेट लाइन की अलग अलग इक्वेशन बता सकते हो, हाँ या हाँ। ना? कर सकते हो ना? हाँ। हाँ। तो मैं तुम्हें अभी एक क्वेश्चन दूंगा, वो मुझे करके बताना। ठीक है, सबसे पहले वो पहले वाला मेथड से m1 m2 निकालना है। एक बार m1 m2 निकाल दिया, बाद में यहां से c1 c2 निकालना है। m1 m2 c1 c2 मिल गया, मुझे इक्वेशंस मिल गई। सही है, इतना लिखो सबसे पहले तो। ये लो, चलो, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम देयर कंबाइंड इक्वेशन। तो यहां पे कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसे कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से। तो मेरी जनरल इक्वेशन क्या होगी,
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हाँ या ना? सही है। तो यहां से बेसिकली मैं ए बी सी डी इनके वैल्यूज ये कर लेता हूं। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो कहने से मैं रेशियोज को इक्वेट कर देता हूं सिंपली। सही है। या फिर मैं बेसिकली अगर ये सिर्फ होमोजीनियस वाला पार्ट देखूं, कहना है ये सिर्फ ये होमोजीनियस के पार्ट से मैं M1 और M2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। हाँ या ना? तो यहां से लेट से मैं ए की वैल्यू ले लेता हूं 3, मेरे एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। और मेरी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मुझे ये पता है जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है वो होता है ए बाई बी के बराबर। तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? वो 3 के बराबर हो जाएगा। और जो सम ऑफ रूट्स है M1 प्लस M2, ये किसके बराबर होता है? ये -2h बाय बी के बराबर होता है। तो इस केस में किसके बराबर हो जाएगा? -2 इंटू एच, तो ये बन जाएगा 4। 4 अपॉन बी तो मेरा 1 है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये ऐसे स्लोप है जिनका मल्टीप्लीकेशन 3 और जिनका एडिशन 4 है। ये मैं देख के बोल सकता हूँ इसका आंसर 1 और 3 होना चाहिए, है ना? बट अगर मैं अच्छे से सॉल्व करने जाऊं तो मैं M1 को लिखूंगा 4 माइनस M2, वो चीज मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो 4 माइनस M2 टाइम्स M2, ये चीज 3 के बराबर आनी चाहिए। तो अभी मैं इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। तो -M2 का स्क्वायर प्लस 4M2, ये चीज मेरे 3 के बराबर आएगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं M2 का स्क्वायर -4M2 प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ है ना? हाँ। ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करूंगा? इसे 3 1 जा 3 लूंगा, तो यहां से एक बार m की वैल्यू 1 आएगी, दूसरी की वैल्यू 3 आएगी, है ना? वो मैं इसमें डाल दूंगा, फिर से मुझे 1 या 3 आएगा। तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या है? एक तो मेरा स्लोप 1 है या फिर मेरा स्लोप 3 है। हाँ या ना? तो कहना है मुझे स्लोप्स आ गया। हाँ। तो मैं M1 के बदले 1 ले लूंगा और M2 के बदले 3 ले लूंगा। वन एंड द सेम थिंग। ठीक। हाँ या ना? ठीक है, ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को ये करूंगा बेसिकली। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके बेसिकली मुझे मेरे फॉर्मूले आते हैं ना। तो यहां पे जो ये था मेरा M1C2 प्लस M2C1, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी? 2g बाई बी के बराबर। और जो मेरा सम ऑफ वाई इंटरसेप्ट है C1 प्लस C2, ये -2f बाई बी के बराबर है। हाँ या ना? ठीक है। तो इस केस में ये किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स जी बाई बी। तो यहां पे 2g के मेरा किसका 11 के बराबर है। तो 11 अपॉन बी तो मेरा क्या है? बी तो मेरा 1 है। तो ये चीज मेरा 11 है। और इस केस में -2f बाई बी किसके बराबर है? मेरा 2f जो है वो -5 के बराबर है। तो 2f किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। तो 5/1। हाँ या ना? इतना समझ में आ रहा है ये कैसे किया मैंने? मेरा M1C2 प्लस M2C1 2g बाई बी के बराबर होता है, और मेरा C1 प्लस C2 जो है वो -2f बाई बी के बराबर होता है। इतना क्लियर है? अच्छा, अभी यहाँ पे मैं M1 और M2 की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दूंगा। M1 के बदले लिखूंगा 1, तो C2 प्लस 3C1, ये चीज मेरा 11 के बराबर होगा। सही है? ये मेरा इक्वेशन 1 है। फिर जो मेरा C1 प्लस C2 है, C1 प्लस C2 जो है वो मेरा 5 के बराबर है। ये मेरा इक्वेशन 2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे C1 और C2 बताओ, चलो जल्दी से। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहां इन दोनों के इक्वेशन सॉल्व करूं तो मुझे C1 और C2 का वैल्यू आ गया। तो मेरा पहला लाइन होगा y इज इक्वल टू M1x प्लस C1, और मेरा दूसरा स्ट्रेट लाइन होगा y इज इक्वल टू M2x प्लस C2। सही है? तो यहां पे मेरा पहला लाइन क्या होगा? y इज इक्वल टू M1 के बदले लिखना पड़ेगा मुझे 1x, फिर C1 आएगा मेरा 2, तो मैं यहां पे आ जाएगा x प्लस 2, और मेरा दूसरा लाइन क्या होगा? y इज इक्वल टू M2x। तो M2 तो मेरा 3 है, तो 3x प्लस C2 कितना है मेरा? 2। ये समझ में आ रहा है? तो ये करेक्ट है क्या अपना? तो मतलब ऐसा करना पड़ेगा, C1 को 3 लेना पड़ेगा और C2 को 2 लेना पड़ेगा। हाँ या ना?
बट यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है ना। ठीक है, अच्छा ये दो ये लाइंस को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो कि अपना जनरल इक्वेशन आता है कि नहीं। ठीक है, उसे देख सकते हैं। फिलहाल इतना लिखो। अभी लिखो एंगल बिटवीन टू लाइंस। So basically let's say अपने दो combined equation is given by ax square plus 2hxy plus by square नहीं plus दिख रहा, 2gx। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। क्या हुआ? ग्राफ दिख रहा। ठीक है, तो ये अपना लेट से एंगल बिटवीन टू लाइंस का फंडा ले रहे हैं हम लोग। तो लेट से ये अपना जनरल इक्वेशन है, ये अपना जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइंस मिलेंगी, लेट से एक का स्लोप है m1, दूसरे का स्लोप है m2। तो हमें ये पता है कि m1 प्लस m2 सम ऑफ द स्लोप जो है वो -2h/b के बराबर होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से m1 इंटू m2 वो a/b के बराबर होता है। ये तो पता है ना, ये तो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। अच्छा, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल का जो tan होता है, कैन ऐसे उसका फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उस चीज का मॉड। हाँ या ना? हाँ। अच्छा, तो अभी देखो मैं इसे कैसे करूंगा। सबसे पहले तो मैं इसे लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, द होल अपॉन 1 प्लस m1 m2। सही है? अच्छा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर रूट। कैन आई से हियर आई कैन राइट m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ये पता है तुम लोग को? हाँ। बेसिकली यहाँ पे मैं अलग से वो आइडेंटिटी लिख दूंगा। आपका a माइनस बी द होल स्क्वायर एक्चुअली इक्वल होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। समझ रहे हैं ना कैसे आता है ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab माइनस 4ab विल बिकम माइनस 2ab विच इज नथिंग बट द सेम थिंग। तो ये समझ में आया कैसे आया शरण्या? हाँ हाँ। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, द होल अपॉन 1 प्लस m1 m2। अभी तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं। बिकॉज मेरे पास m1 प्लस m2 है और मेरे पास m1 m2 की वैल्यू है, तो वो चीज मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकता हूँ ना। हाँ या ना? तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 के बदले डाल दूंगा ये -2h/b, इस चीज का स्क्वायर, तो बन जाएगा 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 के बदले डाल दूंगा a/b द होल अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस a/b। इतना समझ में आया? इस चीज का मॉड। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में b स्क्वायर बना दूंगा और यहाँ पे ab कर दूंगा। ठीक है? हाँ। क्यों? बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर में से b स्क्वायर कॉमन निकाल के उसे स्क्वायर रूट के बाहर डालना है। तो ये चीज क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ, देखो मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, अभी 4 ले सकता हूँ इनमें से कॉमन, स्क्वायर रूट के बाहर जाके 2 बन जाएगा वो। फिर डिनोमिनेटर में से b स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, स्क्वायर रूट के बाहर जाके b बन जाएगा। होल अपॉन ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? h स्क्वायर माइनस ab बचेगा, h स्क्वायर माइनस ab द होल अपॉन, यहाँ पे भी मैं नीचे a प्लस बी कर दूंगा, a प्लस बी अपॉन b बन जाएगा। हाँ या ना? तो बेसिकली डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर का b भी कट जाएगा। मेरे पास फाइनली tan थीटा का आंसर क्या आ रहा है? मॉड ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab द होल अपॉन a प्लस बी। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो एंगल है ये दोनों लाइंस के बीच का अक्यूट एंगल है, दैट्स द रीजन मैं वहां पे मॉड लगा रहा हूं। तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे आएगा? बस वहां पे माइनस डाल के, इस वैल्यू को नेगेटिव बना के। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा फॉर्मूला है एंगल बिटवीन वो दो कंबाइंड लाइंस का। ठीक है, इतना लिखो पहले तो। ये इसका एक बार कंप्लीट डेरिवेशन देख लेना कि कैसे डिराइव हुआ ये चीज। तो यहाँ पे बेसिकली अपने दो 2 केसेस देख लेंगे। सबसे पहला केस क्या है?
फर्स्ट केस क्या अपना बेसिकली जब लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होते हैं तब कहना से उनके बीच का एंगल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं हाँ tan 0 ले लूँ ये 0 बन जाएगा। तो ये चीज 0 कब बन जाएगा? जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। और न्यूमरेटर 0 कब होगा? जब h स्क्वायर और ab की वैल्यू इक्वल, बेसिकली आपका h स्क्वायर माइनस ab जो है वो 0 के बराबर है। समझ में आ रहा है? हम्म, तो जब h स्क्वायर माइनस ab 0 के बराबर है तब आपको जो लाइंस होंगी दोज विल बी पैरेलल लाइंस। ठीक है। और दूसरा केस है व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस परपेंडिकुलर कब बनेगी? अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे tan 90 डिग्री आएगा जो कि इन्फिनिटी है। ये इन्फिनिटी कब बनेगा? जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो कहना है सर यहाँ पे a प्लस बी 0 आ रहा है। हम्म, तो बेसिकली यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये चीज 0 के बराबर होगा, है ना? हाँ तो इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है? ऑल्सो अगर मेरा एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव आ रहा है, इफ माई एच स्क्वायर माइनस ए बी इज नेगेटिव, तो मुझे इमेजिनरी लाइंस मिलेंगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है मेरे उन दो स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल है वो इमेजिनरी रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ लिखो चलो ये। अब मतलब जब अगर मेरा एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर है तब जो मेरा ये है, तब मेरे पैरेलल लाइंस बन रहे हैं। जब मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इनका एडिशन इन बेसिकली जब 0 है तब मेरे परपेंडिकुलर लाइंस है। और जब एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तब मेरे इमेजिनरी लाइंस है। लिखो इतना चलो। ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री का फंडा देख लो। अभी ये स्टेप से इसके कुछ एल्गोरिदम्स है वो तुम्हें बताऊंगा मैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सही है। ये मेरा जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री का। अच्छा, ये इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? इधर इट कैन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या फिर इट कैन रिप्रेजेंट अ सर्कल, या फिर इट कैन रिप्रेजेंट अ पैराबोला, और इट कैन रिप्रेजेंट अ एलिप्स, या फिर इट कैन रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। सही बात है। तो 1 2 3 4 5, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। बेसिकली ये एक जो इक्वेशन है ये इन पांचों में से कोई भी एक कर्व रिप्रेजेंट कर सकता है। इट कैन इवन रिप्रेजेंट अ पॉइंट। ठीक है। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ डॉट। कौन से केस में? बेसिकली जब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है और उसकी एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 है, ऐसे केस में एक डॉट रिप्रेजेंट करता है। तो या एक डॉट भी लिख दूंगा मैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? है ना? हाँ ठीक है। तो अगर तुम्हारे सामने मैं एक ऐसी एक इक्वेशन रख दूं, अगर तुम्हारे सामने एक मैं ऐसी एक इक्वेशन रख दूं और मैं तुम लोग को बताओ कि भाई ये बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कैसे बताओगे तुम? तो ये जज करने का एक बेसिकली एक बहुत अच्छा एल्गोरिदम है, एक बहुत अच्छा स्टेप है, वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले तुम्हें कैलकुलेट करना होता है डेल्टा को। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ये वाला डिटर्मिनेंट होता है। तो ये वाला डिटर्मिनेंट क्या होता है? सी। ये वाला वो डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले तुम्हें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये डिटर्मिनेंट याद कैसे रहेगा? बहुत सिंपल है। ऑल हॉट गर्ल्स हैव बॉयफ्रेंड्स। ठीक है। याद हो गया? हाँ बेसिकली डिटर्मिनेंट क्या है? ऑल हॉट गर्ल्स हैव बॉयफ्रेंड्स। और नीचे बेसिकली केएफसी के बजाय जीएफसी लिख दो, खत्म। तो ऑल हॉट गर्ल्स हैव बॉयफ्रेंड्स एंड जीएफसी, खत्म। तो डेल्टा याद रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकालेंगे। अच्छा, ये जो डेल्टा है इधर इट कैन बी इक्वल टू 0 और इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सही है। एक तो वो 0 के बराबर हो सकता है या फिर वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। इतना क्लियर है? एक तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 के नॉट इक्वल होगा। ऑब्वियसली दो ही केसेस हो सकते हैं ना।
ठीक है, हाँ तो बेसिकली सबसे पहला फंडा क्या है? सबसे पहला फंडा है इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो के बराबर है तो ये वाली जो अपनी इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसमें भी अलग से तीन कैटेगरी है। कौन से तीन कैटेगरी है? एक तो तुम्हारा एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो होगा, या फिर तुम्हारा एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर तुम्हारा एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होगा। इस केस में तो वो पैरेलल लाइंस देगा, हम्म, पैरेलल और कोइंसिडेंट। समझ में आ रहा है ना क्यों? हाँ पैरेलल है तो वो एक तो पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट, एक्चुअली देखा है तो पैरेलल ही एक दूसरे के, है ना? हम्म, ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो टू सेपरेट, टू डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस। और अगर लेस देन जीरो तो इमेजिनरी लाइंस। हाँ है ना? हाँ अच्छा, इसमें और एक चीज होती है, इफ होमोजीनियस एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल लेस देन जीरो। इफ होमोजीनियस एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये डॉट? कौन सा डॉट? ओरिजिन। ये तो हमने अभी अभी देखा था ना। हम्म, सिर्फ ओरिजिन, बेसिकली सिर्फ 0,0 इसे सेटिस्फाई करेगा। इतना समझ में आ रहा है? हम्म, अच्छा, ये चीज का भी डेल्टा जीरो होना चाहिए, सिर्फ तभी, वरना अलग अलग कर्व भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है? हाँ अच्छा, ये हो गया जब मेरा डेल्टा इक्वल टू जीरो है। दूसरा फंडा क्या है, दूसरा केस क्या है? बेसिकली जब मेरा डेल्टा जीरो के बराबर नहीं होगा, व्हेन माय डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब क्या होगा? बेसिकली तब पहला फंडा ये है कि अगर तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली अगर आपका a इक्वल टू बी है, a इक्वल टू बी एंड h इक्वल टू जीरो, यहां पे दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, वाई स्क्वायर का b है, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट जीरो है। तो अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है, मतलब a और b की वैल्यू इक्वल है, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट जीरो है, मतलब एक्स वाई का टर्म है ही नहीं, अगर ऐसा है तो इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल। समझ में आ रहा है? हाँ इसमें भी तीन अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहले तो अगर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो है तो ये प्रॉपर सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉपर सर्कल। सही है? अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो है तब ये एक डॉट रिप्रेजेंट करेगा। डॉट मतलब ये कौन सा डॉट रहता है? सर्कल का सेंटर। और अगर तुम्हारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो है तो ये एक इमेजिनरी सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ये कहां से आया? बेसिकली जो सर्कल का जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। तो हम लोग चाहते हैं ना कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आए, हाँ या ना? हाँ ठीक है, इतना लिखो। ठीक है, तो अगर हमारा अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी नहीं और सर्कल भी नहीं है, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो ये चीज रिप्रेजेंट करेगा एक एलिप्स को। ठीक है? थर्ड क्या है? अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी तुम्हारा इक्वल टू जीरो है तो ये चीज रिप्रेजेंट करेगा एक पैराबोला को। और लास्ट क्या है तुम्हारा? अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है तो दिस विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। फंडा क्लियर है ये?
एक बार फिर से मैं बता देता हूं कैसे करना है। सबसे पहले ये कंबाइंड इक्वेशन, सबसे पहले ये तो तुम्हें याद रहनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है बेसिकली, क्योंकि फॉर्मूला जब डिराइव करते बार बार वो बाय टू आता है, तो वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे उन्होंने जनरल इक्वेशन में 2 घुसा दिया। ठीक है, ये तुम्हारे पास इक्वेशन मिलेगी। सबसे पहले डेल्टा निकालना है। डेल्टा क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट कैसे याद रखेंगे, ऑल हॉट गर्ल्स हैव बॉयफ्रेंड्स, और फिर KFC के बदले यहाँ पे GFC कर देंगे, तो ये डिटर्मिनेंट तो याद हो गया। तो एक तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे, एक तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर है, बेसिकली इसके पीछे का अलजेब्रा क्या है कि अगर ये 0 के बराबर है तो हम इसे लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसके पीछे का अलजेब्रा, एक्चुअली उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए इतना याद रखो। अगर 0 के बराबर है तो इट विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें भी 3 अलग अलग केसेस है। h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 मतलब एक तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन या फिर कोइंसिडेंट है। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल लाइंस, और अगर h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी लाइंस। अच्छा, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है और h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 तो एक डॉट रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली ये सिर्फ एक ओरिजिन रिप्रेजेंट करेगा। ओनली 0,0 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इतना फंडा क्लियर है? ये सब कब हो रहा है, जब डेल्टा की वैल्यू 0 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं है, तब पहला कैटेगरी कौन सा आता है, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है और एक्स वाई का टर्म 0 है। बेसिकली ए और बी, इक्वल टू बी एंड एच इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें भी 3 अलग अलग कैटेगरीज। वो कैसा है मुझे पता है, सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला ये होता है जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस सी। तो अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 तो एक प्रॉपर सर्कल मिलेगा, इक्वल टू 0 तो एक डॉट मिलेगा। और डॉट क्या होगा, बेसिकली सर्कल का सेंटर रहेगा वो। तो दैट सर्कल का सेंटर विल ये represent this equation, only that will satisfy the equation। and finally अगर ये लेस देन 0 तो हमें एक इमेजिनरी सर्कल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये बाकी ये 3 केसेस, अगर h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 तो एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल टू 0 तो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पूरा थ्योरी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का, ये पूरा थ्योरी क्लियर है तुम्हें? हाँ लिखो चलो इसे।